गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में वीरू और मैं अगले आधे घंटे रहेंगे आपके साथ और हमारा साथ देंगे मानस जायसवाल और आशीष बहेती जो पिछले शो से बने हुए हैं। फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए इनक्रेड से गौरव बिस्सा और निर्मल बांग से विकास सालुंके जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज दो खास मेहमान होंगे। मार्केट फंडामेंटल्स पर बात करेंगे फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा से। इसके अलावा बाजार के टेक्निकल्स और रॉकेट कॉल्स के लिए आज हमारे साथ होंगे केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। ये सब लाइंड अप है कुछ ही देर में शो में। निफ्टी में इस समय एक अच्छे मूव्स और कुछ स्टॉक्स जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, उनमें इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक। और ये मार्केट के लिए एक अच्छी खबर कि आईटी से बेलवेदर और बैंकों से बेलवेदर दोनों में अच्छे मूव इस समय। दोनों इस समय डे हाई पर, निफ्टी इस समय डे हाई पर, और उसके अलावा फार्मा में अच्छे मोमेंटम है। उसके अलावा कहाँ पर मोमेंटम आ रहा है आपको? एचडीएफसी एएमसी में एकदम से मूव आया। एचडीएफसी एएमसी डे हाई पर। हीरो मोटोकॉर्प, कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट, एनटीपीसी, टाटा पावर दोनों स्पॉटलाइट में थे, दोनों में अच्छा मूव्स। एलटीआई, माइंडट्री सुबह सुबह पहला पिक था आज का। एसआरएफ, बर्जर पेंट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय, सन फार्मा जहाँ पर इस समय अच्छे मोमेंटम दिख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स फ्रेश ऑल टाइम हाई पर। वीरू जी हाँ, मिड कैप्स फ्रेश ऑल टाइम हाई पर। और आज के बेस्ट स्विंग में से हिंदुस्तान कॉपर, एक्साइड इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड ब्रेवरीज, आईएक्स, एनटीपीसी और एनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज सबसे बेहतरीन आज के मूव देने वाले स्टॉक्स रहे। थोड़े आज मेहमान बहुत सारे हैं इस कार्यक्रम में। कॉल्स को फटाफट कंप्लीट करते हैं। 4 मेहमान आपकी स्क्रीन पे आएंगे। मानस जायसवाल, आशीष बहेती, गौरव बिस्सा और विकास सालुके। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस कार्यक्रम में। गौरव, गुड मॉर्निंग। आपका इंडेक्स पे व्यू और आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग। इंडेक्स का व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव ही है, जहां पे अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक रिटेस्ट हुआ है ब्रेकआउट का 19,600 स्पॉट में निफ्टी का। और जब तक ये सस्टेन होता है, एक उछाल आ सकती है फिर से 19,850, 19,900 के आसपास में, वहां पे रिव्यू करना होगा। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है। जैसे अपने शो के शुरुआत में कहा कि मिड कैप स्टॉक्स जो है, मिड कैप इंडेक्स है, ये काफी उछाल दिखा रहा है, काफी आउट परफॉर्मेंस है। ये लग रहा है कि यहाँ से कंटिन्यू होगा और अच्छी खासी अपसाइड आपको यहाँ से और देखने मिल सकती है। तो मिड कैप्स पे ही फोकस करना चाहिए। रही बात स्टॉक्स की, तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पर रहेगा वो है एक्सक्लूसिव सॉल्यूशंस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। फ्रेश स्विंग हाई हमको देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से एक बड़ी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर आपके रेडर पे अगर शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स हैं या अगर आपके लॉन्ग टर्म के भी है, दोनों ही सूरत हाल में स्टॉक जो है काफी बेहतर लग रहा है। तो यहाँ पे जो आपके स्टॉप लॉसेस होंगे वो 1650 के होंगे और ऊपर में स्टॉक जो है 1900 के लेवल दिखा सकता है अगले कुछ दिनों के अंदर। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है जीआईसी जीआईसी एरिएशंस में। ये भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा रिवर्सल हमको देखने मिला है। मल्टी ईयर चार्ट का ब्रेकआउट आया है, जब से लिस्ट हुआ एक ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने मिला है। यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस होंगे वो 197 198 के होंगे। ऊपर में 225 के लक्ष्य जो है वो आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए। तो ये एक्से काले और जीआईसी एक्से मतलब पहले काले कंसल्टेंट्स का नाम था शायद। अब विकास सालुंके को जोड़ लेते हैं एक और फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए। विकास जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या ट्रेड्स होंगी? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो, इंडेक्स पे तो मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि 19,600 अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। वहां से हर बार हमने देखा है कि एक पुल बैक रैली, बाउंस बैक रैली यहाँ पे मिल रही है। बट ऊपर में 19,840 अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। जैसे ही उसको क्रॉस करेगा तो निफ्टी वापस ऊपर के जो नए हाई है उसको वापस ब्रेक करने के लिए ऊपर जा सकता है। तो इंट्राडे के लिए 19,840 एक अहम यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मेरे दोनों भी बाय साइड में रहेगा। पहला रहेगा दीपक एनटीआर। दीपक एनटीआर में मुझे लगता है एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला था लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में, जिसमें वो 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है आज जैसे ही 2025 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिलेगा। जो 2120 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो 2120 के टारगेट के लिए यहाँ पे दीपक एनटीआर 2050 के ऊपर जैसे ही निकलेगा वहां पे बाय करना है। नीचे में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल के आया है वो 2190 के आसपास का है, जो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से हमने नोट डाउन किया है कि उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। तो उसी को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो 19190 के स्टॉप लॉस से दीपक एनटीआर बाय करना है। और दूसरा रहेगा गुजरात गैस लिमिटेड। यहाँ पे एक अच्छा मूव कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी 2 दिन पहले दे चुका है काउंटर, और यहाँ से एक स्मूथली अप मूव यहाँ पे लेते हुए देखने मिल रहा है। तो 510 के टारगेट के लिए गुजरात लिमिटेड यहाँ पे बाय करना, गुजरात गैस लिमिटेड। और नीचे में जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो 478 का है। तो 478 के स्टॉप लॉस से
गुजरात गैस को बाय करना है, फॉर टारगेट रहेगा 510 का। ओके, गुजरात गैस, दीपक नाइट, राइट, आपके दो ट्रेड्स हैं। मानस, आपके दो ट्रेड क्या रहेंगे? पहले तो आरती इंडस्ट्रीज पे विनेन जी ध्यान है। आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी करनी चाहिए। आई थिंक बेस बन गया है, 22 मूविंग एवरेज को आज ब्रीच कर लिया है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज में 467 के स्टॉप लॉस लगाने हैं, ये कैश लेवल्स हैं, और 485 तक के टारगेट्स पॉसिबल है आरती इंडस्ट्रीज में। और दूसरा स्टॉक टाटा पावर है, जहां पर 2 दिन पहले ब्रेकआउट देखने को मिला, कल कंसोलिडेशन था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि नया मूव देखने को मिल सकता है। तो टाटा पावर में करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 238 का स्टॉप लॉस लगाइए और 250 के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए, तो ये हो गई मानस के पिक्स। आशीष जी, आपकी पिक्स? जी अनुज जी, पेज इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते बिकॉज ऑफ द प्राइस ओनली, बट एक काफ़ी अच्छा फ्रेंचाइज है और जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्टॉक में गिरावट काफ़ी थी और अब क्लियरली शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है स्टॉक में। और जिस हिसाब से कल के बाद आज वापस प्राइस एक्शन बन रहा है और ओआई बिल्टअप भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इसमें, तो हमें लगता है कि 38,100 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है इसमें, फॉर टारगेट ऑफ 39,500 के टारगेट के लिए। दूसरा जो स्टॉक है हमें अच्छा लग रहा है वो HCL टेक। ये स्टॉक भी अपने 200 डेमो पे बेस बनाकर अब बाउंस बैक देने का कोशिश कर रहा है। स्टॉक अपने 20 डेमो से अभी भी नीचे है, लेकिन हमें लगता है कि एक अच्छा फ्रेश मूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो 1010 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी, थोड़ा टारगेट ऑफ 1050 के टारगेट के लिए। बिल्कुल। चलिए, अब एक काम करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा जुड़ गई हैं। उन्हें जोड़ लेते हैं। रिसर्च में गहरी पकड़ रखने वाली देवीना को देश की लीडिंग मनी मैनेजर्स और बेस्ट मार्केट माइंड्स में गिना जाता है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे ताकतवर महिलाओं में शामिल देवीना मेहरा के पास वेल्थ मैनेजमेंट में करीब 3 दशक का अनुभव है। आइए समझते हैं कि इस समय इंडियन मार्केट पर उनका क्या व्यू है। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। आप काफ़ी बुलिश रही हैं मार्केट पर और काफ़ी आपकी कन्विक्शन सही रही है। अब इस समय मार्केट को लेकर कुछ डर लग रहा है या फिर अभी भी व्यू बुलिश है? अभी डर वाली स्थिति नहीं आई है कुछ, तो अभी भी ये हो सकता है कि ऑफ कोर्स एक ही बार में मार्केट ऊपर नहीं जाता, तो बीच में कहीं थोड़ी करेक्शन आए, वो अलग बात है। पर अभी भी जो मीडियम या लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। अभी ऐसा नहीं लगता कि अभी कोई खतरे की बात है। अभी तो रास्ता तय करना है, ऐसा लग रहा है। फिर इसका मतलब यहाँ से मार्केट में और कितने गेन्स बन सकते हैं अभी? और ऑब्वियसली आप शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड। और आपके हिसाब से मार्केट में लीडरशिप कहाँ रहेगी? देखिए अनुज, जहां तक क्या रिटर्न बनेगा, मैंने आज तक, अब आपने बोला 30 साल, इसी साल मेरा मार्केट में जब मैंने नौकरी छोड़ के फर्स्ट ग्लोबल शुरू किया था, इसी महीने मैंने सिटी बैंक से रिजाइन किया था अगस्त 1993 में, और 1 अक्टूबर से बिजनेस शुरू किया था। तो मैंने कभी भी कोई भी निफ्टी या सेंसेक्स का टारगेट नहीं दिया है, ना दिवाली पर ना जनवरी में। तो वो तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन अभी भी देखिए, बात ये है कि जो 2010 से 20 का जो दशक था, उसमें इक्विटीज ने बहुत कम रिटर्न दिया था। तब आपकी कंपाउंडिंग खाली 8.5% रही थी, और उस समय एफडी रेट ही 8 के आसपास चलते थे, तो आपको रिटर्न ही नहीं मिला था। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बाजार ट्रेंड लाइन से बहुत ऊपर चला गया है। तो जो क्रैश का डर होता है वो तब होता है जब बाजार अपने जो पहले के रिटर्न का जो ट्रेंड लाइन है उसको तोड़ के बहुत ऊपर है, और वहां से बहुत लंबा रास्ता है गिरने के लिए। अभी वो स्थिति आई नहीं है, तो इसीलिए बाजार पर पॉजिटिव हूँ। जहां तक सेक्टर का सवाल है, वो भी ऐसा आप नहीं बोल सकते कि 5 साल के लिए ये सेक्टर बहुत अच्छा है। तो हम तो हर तिमाही पे एक बार देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स और कौन से सेक्टर अभी भी अच्छे लग रहे हैं। तो जो सेक्टर हम लोग को सबसे ज्यादा समय से पसंद था, अब तो 2 साल होने को आए अक्टूबर 2021 से, वो कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी, जिसके बारे में अभी पिछले कुछ महीनों से लोगों ने बात शुरू की है। पर हमारे लिए वो सेक्टर बहुत बड़ा विनर रहा है, और हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी की है, एक स्टॉक से दूसरे में गए हैं, पर अभी भी वो ओवरवेट सेक्टर है। और उसके अलावा जो अगर हम लोग जनवरी से देखें, तो हमारे सिस्टम्स ने जो चीज ऐड करने को कही और हमने ऐड की है, वो है ऑटो कंपोनेंट्स में
फार्मा में दो एक कंस्ट्रक्शन स्टॉक भी। इस बार की जो तिमाही का हमारा रीबैलेंस रहा है उसमें एक चीज बहुत समय के बाद मैं देख रही हूँ कि एफएमसीजी के नाम आने लगे। मतलब पिछले साल भी हमारे विनर्स में आईटीसी और ब्रिटानिया तो थे, पर बाकी इतना कोई एफएमसीजी का स्टॉक हमारे सिस्टम्स को पसंद नहीं आ रहा था। ये जो अभी जून जुलाई का रीबैलेंस था उसमें हमने देखा कि अब मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन अब पहली बार एफएमसीजी के कई नाम आने लगे हैं हमारे सिस्टम में, तो वो एक बदलाव आया है। एफएमसीजी इस पर रडार पे रखेंगे। अच्छा मैम, मैं आ तो रहा था कि पूछूं आपसे इन्फ्लेशन, एफआईआईज और क्रूड के इस पुल बैक का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन आईटीसी ने जो, अगर आप कंफर्टेबल हो मैम प्लीज़, अगर आईटीसी ने जिस प्रकार की प्रक्रिया और जिस स्ट्रक्चर को चुना है अपने होटल कारोबार को अलग करने का, क्या आप उससे प्रभावित हैं? आप उसे ठीक मानती हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं, इसको और अच्छी तरीके से किया जा सकता था, एक क्लियर विजन रखा जा सकता था इस डीमर्जर को लेकर? एक्चुअली मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में उतना डिटेल में बात नहीं करना चाहूंगी वीरेंद्र, तो वो मतलब मैंने नाम तो लिया ओके कि ओके है हमारे पास। ओके मैम, हाँ जी। कोई दिक्कत की बात नहीं मैम। ओके, एक्चुअली क्या हुआ ना मैम, आपने जब आईटीसी पे कमेंट किया तो मैंने कहा चलो एक बार मैम का कमेंट लेके देखते हैं। खैर, कमिंग बैक टू माय कोर क्वेश्चन मैम, इस अप्रैल मई जून जुलाई के 4 अवधि में करीब करीब 0.8 ट्रिलियन, करीब 80,000 करोड़ रुपए एफआईआईज का नेट आया है इंडियन मार्केट्स में, जब ये बड़ा मूव जनरेट हुआ। हमें अप्रैल में एक इंडिया में रेट हाइक के प्रोसेस में पॉज मिला था, लेकिन इस बार जब फेड ने ब्याज दरें बढ़ाई और एक सेंस ये भी नहीं दिया कि सितंबर में कोई पॉज आएगा, फर्दर हाइक की पॉसिबिलिटी है मैम, ये फ्लो टूवर्ड्स जो इंडिया पिछले 4 महीने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा? आपका व्यू क्या कहते हैं? और एक और चीज़ इस बीच हुई है, क्रूड में एक हमारी उम्मीद से ज़्यादा पुल बैक आ गया है, 85 की ट्रेजेक्टरी। इन दो फैक्टर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस रैली पर? देखिए, फेड का जहां तक सवाल है, अभी आप कह नहीं सकते कि अगली बार वो रेट बढ़ाएंगे ही। मुझे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी अभी लगती है वो ये कि वो शायद एक बार रुकेंगे। ये नहीं है कि उसके बाद कभी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हो सकता है एक बार रुक जाए। और वो रियली इस पर निर्भर करता है कि अगली बार इन्फ्लेशन के नंबर्स क्या आते हैं। अभी जो जून के इन्फ्लेशन के नंबर थे वो उम्मीद से ज्यादा अच्छे थे, मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा कम हुई, तो इसलिए थोड़ा फेड के लिए थोड़ा एक बार चैन की सांस लेने की बात थी। तो अभी देखना पड़ेगा आगे, अब जुलाई के अगस्त के नंबर्स कैसे आते हैं, वो एक चीज है। उसके अलावा ये जो आप एफआईआई फ्लोज की बात करते हैं ना, मैंने शायद आपके चैनल पर भी कभी ना कभी कहा ही होगा कि आप अगर एफआईआई फ्लोज और मार्केट डायरेक्शन को देखें तो उसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं रहता है। ये क्योंकि पहले हम लोग इसको ज्यादा ट्रैक करते थे और वो ऐसा समय था जब डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड भी नहीं थे, तो एक तरह से वही एक बड़ा स्रोत था इंस्टीट्यूशनल फंड्स का। लेकिन फिर भी उसमें दोनों में कोई साम्य नहीं था कि बाजार एक महीने में कहाँ जाता है और एफआईआई फ्लोस कहाँ जाते हैं। तो आप अभी तो मैं उसको ट्रैक भी नहीं करती क्योंकि उसका बाजार से कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन ओवरऑल मतलब जहां तक अमेरिकी आप अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो तो उम्मीद से थोड़ा अच्छा ही कर रही है ज्यादा, क्योंकि अभी आपको जीडीपी में भी रिसेशन वाली स्थिति आई नहीं, तो एक तरह से आप निकल गए। वो जो मुश्किल समय था, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई आप कहना चाहे तो, मैंने उस बारे में आज लिखा भी है। और दूसरी चीज जो क्रूड की, यहाँ क्रूड ऊपर तो गया है लेकिन फिर भी आप पिछले साल के हिसाब से देखें तो काफी नीचे है। और भारत के लिए क्रूड ज्यादा मायने रखता है, बिकॉज क्रूड का जो है ना बहुत चीजों पर प्रभाव पड़ता है। आपका इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति की दर पे तो सीधा सीधा पड़ता ही है, पर उसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट पे, आपके ग्रोथ पे, वो सब चीजों पर पड़ता है। और वो अगर क्रूड नीचे रहता है तो आरबीआई को भी सांस लेने का मौका मिलता है। और अभी जो इंडिया में इन्फ्लेशन तो सब्जियों और ये खाद्य पदार्थ की तरफ से आ रही है, तो वो उसका वैसे तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर उसको, ब्याज की दरें बढ़ाकर उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन फिर भी अगर ये बहुत ज्यादा ऊपर रहती है तो शायद आरबीआई पर प्रेशर रहे रेट बढ़ाने का।
ओके देवना जी, आपके पास लग्जरी है एफआईएफ नंबर्स रोज ना देखने की। हमारा काम ही यही है रोज रोज एफआई नंबर, डीआई नंबर देखना, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, ये सब देखना, ये हमारा काम है। एक फाइनल सवाल आपसे फिर, तो इस समय कमोडिटी प्राइस आपके हिसाब से सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट में, और कुछ नहीं? ग्लोबल कमोडिटी प्राइस, क्रूड? हाँ, क्रूड खासकर, बाकी तो इतना नहीं इम्पैक्ट करता, पर क्रूड अभी हम लोग के सिस्टम्स को तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। फिलहाल तो ऐसा व्यू नहीं है। हमारे जो सिस्टम्स देखते हैं एसेट क्लासेस को, एसेट प्राइसेस को, उसमें ऐसा प्रतीत तो नहीं होता कि बहुत अधिक ऊपर जाएगा। और मैंने अर्थव्यवस्था की बात की, पर क्रूड का बहुत कुछ प्रभाव कंपनीज की अर्निंग पर भी पड़ता है, उनके मुनाफे पर भी पड़ता है, क्योंकि क्रूड का मतलब खाली क्रूड नहीं होता, बहुत सारे डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल्स होते हैं जिनका प्रभाव आप जिनको इस्तेमाल किया जाता है एफएमसीजी में, केमिकल्स, टेक्सटाइल, सीमेंट, बहुत सारी बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं उसमें ये अगर क्रूड कम होता है प्राइस, तो आपका मार्जिन या तो बढ़ता है, या आप अगर कंज्यूमर को वो पास ऑन कर दें तो आपके सेल्स पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो क्रूड का बहुत तरह से महत्व है। कि बहुत बहुत शुक्रिया देवीना मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए शुक्रिया। चलिए फिर आप एक काम करते हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद सुशील केडिया से बात करेंगे। केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया आप जुड़ गए हैं हमारे साथ। आइए उनसे जानते हैं आज उनके पिटारे में कौन कौन से रॉकेट कॉल्स हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं शुरुआत एक कॉल के साथ करूंगा जो आपने दी थी, उसको रिविजिट करूंगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो 450 पर था, पिछली बार जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था कि आपके सौदे पे मैं नज़र ना लगाऊं और बायबैक प्राइस से ऊपर ही बेचेंगे, उससे नीचे नहीं बेचेंगे। ऑलमोस्ट आ गए हैं हम उस प्राइस पर, 822, 823 इस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहले तो इस पर अपडेट हो जाए। तो देखिए अनुज, ये लास्ट अपनी जब बात हुई थी तो ये पीली लाइन से ट्रायंगुलर ब्रेकआउट हो रहा था। मैं आशा कर रहा हूँ मेरी ये चार्ट दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, और उसका प्रोजेक्शन आ रहा था करीब करीब 860-65। तो अब यहाँ पे ये जो बातें बची है सिमेंटिक्स की बची हैं। देखिए नई एंट्रीज तो अब कोई इस भाव में हो नहीं सकती, तो जिन्हें नया लेना हो उनको पुल बैक्स का वेट करना पड़ेगा। अब दो तीन तरह के अलग अलग पार्टिसिपेंट्स मार्केट में अलग काम कर सकते हैं, जिनको रोज कमाना खाना है, जिनको रोज एफआईआई के नंबर्स देखने हैं, रोज सट्टा करना है, तो उनके लिए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओवरबॉट हो रहा है, ठीक है। और जिनको बिजनेस की समझ है, जिनको लार्जर अंडरलाइंग ट्रेंड की समझ है, जिस तरह से इनका डेरिवेटिव्स बिजनेस टेक ऑफ कर रहा है, जिस तरह से अभी भी एनएससी और बीएससी के बीच में वैल्यूएशन में एक्सट्रीम डिफरेंशियल है, और जितनी बड़ी इस चार्ट में अभी भी अगले 6-8 महीने के अंतराल में जगह है, तो पहले तो मैं ये प्रायर ऑल टाइम हाई 1037 टूटने के बाद 1200 तक की बात करूंगा, और हो सकता है 1200 आने के बाद हमारा कॉल 2100 भी हो जाएगा तो बड़ी बात नहीं है, तो वो हो गई लॉन्ग टर्म की बात। पर वो 2100 के लिए अभी चढ़ के लेने का नहीं है, बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गया अब काउंटर। अब यहाँ से इसमें जो भी अब ट्रेडिंग के हिचकोले जिन्हें लेने हैं लेंगे। हमने अपने निवेशकों को जो सलाह दी हुई है कि अगर हमें यहाँ से भी 400 रुपया कमाना है तो हमें 50, 60, 70 रुपए की बर्दाश्त रखनी होगी। जिनके पास वो बर्दाश्त नहीं है उनको यहाँ पे अब कोई भी अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन बनानी चाहिए। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग खेल है, पर मुझे बीएसई में अभी भी अगले 6 महीने के अंतराल में बेतहाशा तेजी लगती है, और ये पुलबैक्स में बाई ही होगा। यहाँ से बेच के कोई टॉप बन जा रहा है स्टॉक में, ऐसे कोई भी लक्षण नहीं। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गई बात बीएससी की। आज का फ्रेश रॉकेट आइडिया क्या होगा फिर सुशील? अनुज, रॉकेट्स तो बड़े बड़े छूट रहे हैं, पर चक्कर ये है ना कि जैसे अपनी 1 महीने पहले भी बात हुई थी, जिन स्टॉक्स को लेके बैठना चाहिए लॉन्ग रन में, जिनमें अच्छी क्वालिटी है, उनकी सबकी चार्ट्स भारी हो चुकी है। और जहां आप ये देखो, अब जैसे अब कोई एकदम ही अभी मोमेंटम में सट्टा ही खेलने का बाजार है, तब हमने अपने निवेशकों से जो भी मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए भी पैसा लो डिजिटल नाम का शेयर्स दिलवाया उनको कि ये 5 बैगर लगता है यहाँ से, ये लॉन्ग टर्म बॉटमिंग आउट होके स्टॉक निकल रहा है। गुजरात की ये कंपनी है, और ये भी लोन देने में काफी टेक्नोलॉजी वगैरह को इस्तेमाल कर रही है। तो 5 बैगर तो बाद की बात है, 50 का पहले हमें 100 मिल जाए, अभी तो हम फिलहाल उतने के लिए खेल रहे हैं। तो इस तरह के स्टॉक्स के लिए देखिए आपके निवेशकों को ये ध्यान रखना, मैं उनसे रोज तो बात कर नहीं पाऊंगा जैसे मेरे सब्सक्राइबर से होती है, तो कब निकलना है ये देखने के लिए नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने बढ़ाए हम।
अब फ्लोर कैम में भी हो सकता है 2-4 दिन में हमारे यहाँ एक बड़ा रैली कॉल आ जाए, रैली कॉल में भी डबल हो सकता है स्टॉक। तो वो देखिए साइड मार्केट में बड़े स्विंग्स हैं और ए ग्रुप के स्टॉक्स थके हुए हैं, बढ़ने में और घटने में दोनों में बिल्कुल म्यूटेड चाल आती है और बिल्कुल एक झटके से ये जैसे इन्फोसिस 10% एक ही झटके में गिर गया, M&M 5% एक ही झटके में गिर गया, ITC एक ही झटके में गिर गया। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में फ्रेजिलिटी है और ये स्मॉलर स्टॉक्स के अंदर में स्मूथ स्विंग्स हैं पर क्वालिटी नहीं है। तो वो अपनी चॉइसेस के अनुसार काम करना होगा सबको। ओके सुशील जी, अब कुछ और ऐसे चंक्स पे आते हैं जहां पे अच्छे मूव आ रहे हैं, वहां पे प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए या फिर मोमेंटम को प्ले करना चाहिए, इस पे आपकी राय चाहेंगे। टाटा पावर, NTPC, PFC, REC, इस स्पेस में पैसा भी बना। अब चार्ट्स आपको क्या कह रहे हैं? अगर आप वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं, अच्छा पैसा कमा चुके हैं, तो क्या करना चाहिए? अभी इसको ट्रेल करें या फिर ये बुक करने का टाइम है? देखिए टाटा पावर की चार्ट एक अलग फ्लेवर की चार्ट है और बाकी के जो तीनों आपने जो नाम लिए हम उन पे भी आएंगे। टाटा पावर तो अब ब्रेकआउट देता जा रहा है, यहाँ से इसमें मोमेंटम जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इस मोमेंटम के साथ आपको ट्रेलिंग स्टॉप्स जो भी लगाकर यहाँ सस्टेन करना चाहिए, कॉन्ट्रेरियन होके कोई टाटा पावर को बेच देने की अभी तो घाई मत कीजिए, और जगह लगती है। पर बाकी आपके जो NTPC और आपने दोनों से कौन से नाम बोले, NTPC वगैरह टूट, ये स्टॉक्स की ये जो धुरी बन चुकी है, इसके अंदर में अब आप यहाँ से कुछ भी एंट्री नहीं कर सकते। ये जिस तरह से एक्सट्रीम पोलैरिटी से चल रहा है, तो आपको बस अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, और नई कोई को बाइंग सोचनी भी है तो वो वापस 197 के प्रीवियस रेजिस्टेंस तक ये नहीं आए तो देखना होगा। ये एकदम हीट में आ गए स्टॉक। अब PFC आपने एक नाम और कहा मुझे, उसकी चार्ट भी हम खोल लेते हैं। तो ये देखिए एक्सट्रीम ओवरबॉट है यहाँ पे। PFC की चार्ट लगता है सबसे ज्यादा परिपक्व है, NTPC उसके पीछे पीछे चल रहा है और टाटा पावर लैगार्ड है। तो यहाँ से अब इसमें नई एंट्रीज नहीं कर सकते। PFC के अंदर में जब भी अब एक रिवर्सल बनेगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन कटेगी, आप समझ लो 4-डे ROC नेगेटिव आ गया, उस दिन आप टेक प्रॉफिट कर लीजिए। मोमेंटम ट्रेडर है तो RSI भी डाइवर्जेंट है, ये चार्ट पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी है। ओके PFC, REC, NTPC, टाटा पावर पे आपकी टिप्पणी। अच्छा सुशील जी, वो जो बायोकॉन का ट्रेड पकड़ा था आपने बेस से पकड़ा था, ठीक है। मैं ऐसे आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। 2-3 स्टॉक्स ऐसे रहे हर स्पेस में, सेक्टर में, जिन्होंने उस सेक्टर को कुछ भी हुआ हो लेकिन उनकी अंडर परफॉर्मेंस बदस्तूर कायम है। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ वोल्टास, देखिए हैवेल्स ने क्या किया, डिक्सन ने क्या किया। वोल्टास अभी भी 786 पे इस दौर की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू बन रहा है अभी? ये और अपने नए लोज खोजेगा इस दौर के या फिर यहां से एक पुल बैक देगा? देखिए वोल्टास के ऊपर वैसे तो जो हमारी लास्ट वार्ता हुई थी उसके अंदर ये किसी तरह से एक आप ट्रेंड लाइन खींच लो तो उसमें एक ब्रेकआउट सा आया है। पर वोल्टास के अंदर में जिसको भी निवेश करना है, एक तो सट्टा करके जीतने वाली चीज नहीं है। किसी भी स्टॉक का जब बड़ा बॉटम बन रहा हो पहले आप इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट के अंदर में जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्रिएट हो जाती है फिर उसके बाद आप लिवरेज खड़ी करते हो। डायरेक्टली एक झटके में जाके लिवरेज ट्रेड करेगा तो आदमी साफ हो जाएगा। तो वोल्टास में एक जगह ये रखनी चाहिए, जो भी चार्ट के पैटर्न है उनके अनुसार, कि एक नए आखिरी लो की स्पेस रख के चलना है, मन में इंतजार नहीं करना है। इसका मतलब है आपकी फिलहाल इस वक्त पोजीशन साइज इतनी होनी चाहिए कि अगर ये निचले लेवल तक 722 तक भी आ जाए तो आपको घबरा के भागना नहीं है। अभी आप उतनी छोटी पोजीशन बनाओ और उसके बाद जब इसमें सीक्वेंस ऑफ हायर बॉटम्स एंड लोज आने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि वोल्टास कोई आश्चर्य नहीं होगा अगले साल भर में ये वापस 1300-1400 के ऊपर चल पड़े। तो बढ़ने के लिए ऊपर 80-90-95% तक की जगह है और नीचे का आपको डाउनसाइड 10% बर्दाश्त करना है। तो ये सट्टा न करके इस वक्त डिलीवरी बाइंग करके एक्यूमुलेट करने के जोन में है स्टॉक। ओके अच्छा, हमारी बंधन बैंक पे बात हुई थी और हमने ये एक्सप्लेन किया था कि पोजीशनिंग काफ़ी मैटर करती है और रिजल्ट डे के बाद वो लो टूटा नहीं फिर उसका, और वहाँ से 215 से अब 230 तक की रैली बंधन में हो चुकी है हफ्ते 10 दिन में करीब करीब। तो ट्रेडर्स के लिए तो अच्छा खासा वो ग्रिप में रहा होगा ट्रेड, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए क्या टारगेट्स होंगे यहाँ पर? देखिए इन्वेस्टर्स के लिए मेरे टारगेट जो है ना वो बड़े भद्दे से लग सकते हैं लोगों को, और मतभेद ही बाजार का दस्तूर है, एक बेचेगा एक लेगा। मेरे लिए बंधन बैंक अब हर पुलबैक पे बिग बाई है। इसके अंडर परफॉर्मेंस की साइकिल फंडामेंटली भी आप देखोगे रिवर्स हो जाएगी। ये देखिए इस डेली चार्ट के ऊपर आप ये जो 5 वेव पैटर्न आपने देखा है ना, ये पैटर्न रिपीट करेगा इस तरह से।
तो मैं कम से कम 350 350 तक का भाव इसका ज्यादा से ज्यादा साल भर में देखता हूँ। और ऑफ कोर्स एक टेक्नीशियन को प्रिविलेज है अपने स्टॉप लॉसेस के साथ चलने की। तो आप 216-17 का स्टॉप लॉस जब तक नहीं टूटता है, निवेश भी अगर कोई इसमें करे, डिलीवरी भी उठा के बैठ जाए, तो मुझे इसका 350 रुपए का भाव पहले आते लगता है, 215 बाद में आएगा। ओके, चलिए सुशील जी, कोई एक और स्टॉक जो आपके रेडार पर हो, कंडीशनल बाय हो या आपके अभी रेडार पर हो, जो आपको लग रहा है कि यहाँ से चलने की तैयारी कर रहा है? बहुत सारे स्टॉक्स हैं और थोड़ा चल भी चुका है। जैसे मैंने आपसे पहले फार्मा के भी बारे में बात की थी कि लॉरस लैब्स, मुझे बायोकॉन की तरह ये एक अगला डबलर दिखता है। लॉरस लैब्स में आप देखो पैटर्न ऐसा हो गया कि ये जो शुरू में जो वेव वन बना है, जिसको मैंने येलो लाइन में मार्क किया है, ये बहुत ही हेजिटेशन और कंफ्यूजन में बना, और उसके बाद अब ये जो उसका करेक्शन हो गया वेव टू, अब मुझे यहाँ से इसमें एक रॉकेट लाइक मूव स्टार्ट होता दिख रहा है। हो चुका है वो मूव, वायलेंट रहेगा, इट विल नॉट बी ए स्मूथ राइड। तो पोजीशन की साइज को आप हिसाब से संभालिए। मुझे लगता है अगला पड़ाव इसका सीधा 500 550 के ऊपर ही आए और इवेंचुअली स्टॉक 700 750 रुपए तक चला जाए, तो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। F&O का कैश में कोई इंटरेस्टिंग नाम? कैश में बॉम्बे डाइंग, सनटेक, ये जो हम लेके बैठे हैं, बस देखिए आप डीएलएफ, ओबेरॉय रियल्टी पे हम शॉर्ट हैं। उसके सिवा आप रियल एस्टेट सेक्टर में कोई भी स्टॉक ले लो, डीवी रियल्टी ले लो, ये सारे लैंड बैंक्स की री रेटिंग, रीवैल्यूएशन और इवेंचुअली एसेट मार्केट्स का जब इन्फ्लेशन होता जा रहा है, तो रियल एस्टेट का इन्फ्लेशन आना ही है। तो आप रियल एस्टेट का कोई भी स्टॉक ले लो, मुझे लगता है सब के सब काफी बड़ा मूव दे देंगे यहाँ से। ओके सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए। अगले मंगलवार को फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच। चलिए फिर वीरू और मुझे दीजिए इजाज़त, और अब नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में। नीरज जी को कमान सौंप देते हैं। निफ्टी मिड और सेंसेक्स एकदम फ्लैट नीरज जी, लेकिन एक्शन मिड कैप में फिर से